हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। हमारी अभी रिसेंट वीडियो निकली थी ना +1 की। उसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन के लिए कुछ थोड़ा सोचा है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बीच बीच से जो मुझे लगता होगा पिक करके आई विल मेक वीडियोस, क्योंकि जो मेरे पास नॉर्मली हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं ना, ठीक है, व्हाट्सएप पे या जो भी हमने नंबर दिया हुआ है फेसबुक पेज पे, तो उसके रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स हैं जो डिमांड पे मैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियोस बना रही हूँ। मतलब ग्रेजुएशन के लिए, चाहे वो सेकंड ईयर है, चाहे फर्स्ट ईयर, चाहे थर्ड ईयर। तो मैंने ऐसा ही सोचा बिकॉज कंप्लीट वो करने के बजाय टॉपिक्स पिकअप करूँगी तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है दैट इज़ जूल्स लॉ। ये वही जूल है जो आप यूनिट पढ़ते आ रहे हो, वर्क की है ना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, वही वाला जूल। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड था। तो जूल्स लॉ क्या कहता है हमारा, देखो एक्चुअली जो जूल्स लॉ था उसमें बेसिकली जिक्र किसका है, अगर आप ये देख सकते हो, फॉर्मूला देख सकते हो ना, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इट्स अ टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक्स, आई होप हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि बच्चों ने जो बेसिक है यानी कि +1 का पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का वो ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड जो आई थी वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को लेके आई थी, तो इस वजह से अंडरस्टूड है, टीचर ये मान के चलता है ना कि हाँ बेसिक तो बच्चे ने पढ़ा होगा, इसके आगे का पढ़ाते हैं, राइट। तो जूल्स लॉ में इंटरनल एनर्जी किस हिसाब से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो उस पे बेस्ड है। इंटरनल एनर्जी आप देख सकते हैं, इट्स अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो आपका सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, उसकी इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, उसमें सारी चीज़ें, कई सारी आप कह सकते हो कि सम इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब जूल ने क्या स्टडी किया कि वो इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम कैसे चेंज होती है जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो, एंड उसी के रिगार्डिंग उन्होंने लॉ दिया। ठीक है, लॉ अगर आप देखेंगे तो हम इसको जस्ट सिंपली फॉर्मूला अगर आप लिखोगे, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, और डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आप उसको, पार्शियल डेरिवेटिव होता है एक आपका फुली डेरिवेटिव होता है, कंप्लीट डेरिवेटिव आप जिसको कहते हो। तो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं किसका, इंटरनल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू वी यानी वॉल्यूम, और ये आइडल गैस के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसी आइडल गैस की विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, पहली बात है ये लॉ आइडल गैस के लिए है, और आप चेंज मेजर कर रहे हो किसका, इंटरनल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 0। ये है आपका जूल्स लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी कभी भी अगर चेंज हो रही है ना, ठीक है, वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है उससे वो डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके लिए देखो एक डायग्राम हम करते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम आपको शो कर रखा है, ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगा जूल्स लॉ। यहाँ 2 हमने बल्ब ड्रॉ किए हुए हैं, एक में गैस है एक वैक्यूम है, और बीच में आपका क्या है, हमने की डाली हुई है। ठीक है, कि ये आपका, आप कह सकते हो कि जब आप इसको रिमूव कर दोगे तो गैस आपकी डिस्पर्स हो जाएगी इस एरिया में। ठीक है, और यहाँ आपका बाहर जो ये पूरा हमने टब लिया हुआ है, इसमें आपने कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, वाटर है यहाँ पे, सॉरी मेंशन लिखना मैं भूल गई, यहाँ है वाटर, और थर्मामीटर हमने डाला हुआ है। अब क्या किया हमने, पहले एक बारी टेम्परेचर मेजर किया जब गैस और वैक्यूम, गैस मतलब खाली एक ही बल्ब में थी, हमने वैक्यूम आपका यहाँ ये जो की है आपकी, हमने ओपन अप नहीं की है कि गैस आपकी डिस्पर्स नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हटा दिया। इसको हटा दिया तो धीरे धीरे गैस क्या कर जाएगी, ऑब्वियसली बात है इस वाले बल्ब में जाने लगेगी, डिस्पर्स करने लगेगी, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ही। तो इस एक्सपेरिमेंट में बिफोर एंड आफ्टर हमने टेम्परेचर दोनों टाइम में मेजर किया, पहले हमने थर्मामीटर से मेजर कर लिया था ना, उसके बाद हमने फिर मेजर किया। तो क्या देखते हैं हम कि टेम्परेचर ऑफ वाटर, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, टेम्परेचर ऑफ वाटर विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, ये आप समझ रहे होगे ना कि गैस आपकी अगर दोनों बल्ब्स में स्प्रेड हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में देखिए एक्सपेंशन, कंप्रेशन, हीट इवॉल्व्ड, हीट एब्जॉर्ब, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आती हैं थर्मोडायनेमिक्स की, उनके साइन कन्वेंशंस, ये सब चीज़ें अगर जब तक बच्चों को क्लियर नहीं होगी ना तब तक ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये मान के चलती हूँ, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि दिस इज़ अ वीडियो फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मतलब उनके लिए है, उन्हीं की डिमांड पे आई भी है। तो टीचर ये मान के चलता है कि अच्छा ग्रेजुएशन का बच्चा ये कह रहा है कि हाँ मैम ये टॉपिक पढ़ना है एंड ऑल, तो हम सोच के चलते हैं कि अच्छा थर्मोडायनेमिक्स का उसने बेसिक कवर अप कर किया होगा, राइट, उसको इन सारी चीज़ों की ऑलरेडी नॉलेज होगी। सो जूल्स लॉ, अब अगर हम इन शॉर्ट कहें, आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, मतलब उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा था ना,
इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। ये लॉ आपको पता होना चाहिए, आगे जब हम आगे फर्दर दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें भी ये कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, ठीक है। चलो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक कवर किया, इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो आपने रिजल्ट मतलब जूल्स लॉ जो आपने स्टडी किया है उसको आपको, अब थर्मोडायनेमिक्स की हम बात कर रहे हैं अगर, तो उसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा, है ना। डेरिवेशन होगी उसकी, रिजल्ट्स को आप स्टडी करोगे प्रॉपर, तो पहले रिजल्ट स्टडी करते हैं। रिजल्ट जो मैंने आपको बताया अभी उसी पे बेस्ड है, उस डायग्राम पे बेस्ड। जब आप स्टॉप क्लॉक ओपन कर देते, मैंने कहा था ना अब हमने बीच में की डाल रखी है कि अगर आप की को रिमूव कर दोगे तो गैस एक्सपेंड कर रही है, तो वही सेम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट्स द सेम थिंग, बट उसकी डेरिवेशन की फॉर्म में है वो चीज़। तो हमें उसको कहना चाहिए कि जिस हमने जस्ट थ्योरी पढ़ी तो वो हम इक्वेशंस का यूज़ करके थर्मोडायनेमिकली भी प्रूव करेंगे। क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगी अगेंस्ट अ जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। जीरो एक्सटर्नल प्रेशर क्यों था, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम था। वैक्यूम का मतलब क्या है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जो दूसरी साइड से आपका प्रेशर लगा रही हो, गैस को एक्सपेंड होने में रोक रही हो, है ना। सो अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल आपका जीरो हो गया, गैस एक्सपेंड कर रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस, जब कोई आपका एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का आप फॉर्मूला कह सकते हो ना, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पीडीवी होता है ना आपका, वर्क डन। डी डब्ल्यू का मतलब क्या है कि वर्क डन है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन आपका। अगर आप फॉर्मूला देखो तो एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, वर्क कुछ इस तरह का हो नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डी यू किसके बराबर है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। क्यू आपका हीट होता है, डब्ल्यू आपका वर्क डन होता है, ठीक है। ये हमने सारे जगह सब जगह डेरिवेटिव से लिए हुए हैं, मैं डी डी जो बार बार बोल रही हूँ दैट इज एक्चुअली डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू आपको पता लग गया हो, जीरो है, हमने ऊपर देख लिया, वर्क ऑफ एक्सपेंशन जीरो था इसलिए। तो डी यू और डी क्यू बराबर आ जाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट, ठीक है। नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो चेंज था नहीं, है ना, ये तो यहाँ से इक्वल आया है। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है, तो डी क्यू आपका जीरो आ गया उसी एक्सपेरिमेंट में, एंड डी क्यू जीरो आ गया तो डी यू भी जीरो आ गया, ठीक है। मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज भी आपका विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एंड ऑल कुछ नहीं हो रहा है, वो आपने जो जूल्स लॉ पढ़ा था इक्वल टू जीरो, डी यू बाय डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू जीरो, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। अब थर्मोडायनेमिकली एक और तरीके से अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, ये तो हमने अभी तक रिजल्ट को स्टडी किया। दूसरा अगर देखो, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वी एंड टी, ये हमने अभी पढ़ा ना स्टार्टिंग में कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैं इसका अगर डिफरेंशियल लेती हूँ, मैंने क्या किया, डी यू इज इक्वल टू, एक बारी आप इसका लोगे एक बारी इसका, ठीक है, डी यू बाई डी टी, और विद रिस्पेक्ट टू आप डी टी ले रहे हो ना, और एक बार आप जब विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो आप वॉल्यूम कांस्टेंट लोगे, एंड दूसरे टाइम में आपका क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे। इसका आपने डिफरेंशियल लिया है, ठीक है, डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड इसीलिए ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे आपने फिर सेकेंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू क्या किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किया था और फिर अगली बार क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम किया, ठीक है। अब आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट था ना और फ्री एक्सपेंशन हो रही थी गैस की, ऐसी स्टेट में इंटरनल एनर्जी जीरो है, डी टी जीरो है, तो यहाँ से आपका क्या क्या जीरो आ जाएगा, ये आप देख सकते हो, डी टी जीरो है, डी यू जीरो है, ये पूरी वाली वैल्यू आपकी, ये पूरी जो वैल्यू है जीरो आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, ये पार्ट तो हमने जीरो कर दिया, अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है हमें इसको देखना होगा। चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो नहीं था, नॉट इक्वल टू जीरो, आप देख सकते हो गैस जो आपकी एक्सपेंशन हो रही है वो वैक्यूम में जब जा रही है तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है ना, एक्चुअली वॉल्यूम तो ऐसा नहीं था कि डीवी आप जीरो कह सको, तो डीवी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ये बचा हुआ पार्ट था ना, जो आपका फॉर्मूले में ये देखो ये वाला बचा हुआ पार्ट था, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू जीरो, यही आपने जूल्स लॉ में कहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकल जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जूल्स लॉ का, वो हमने यहाँ डिराइव कर दिया। तो अब ओवरऑल देखो, ये जितना आपने स्टडी किया है ये कब पॉसिबल है, सिर्फ आइडियल गैसेस के केस में, रियल गैसेस के केस में ये पॉसिबल नहीं है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जूल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस, और हम मानते हैं कि आइडियल गैसेस ऑब्वियसली रेयर हैं, है ना। आइडियल गैसेस का जो आपका कॉन्सेप्ट है, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल गैसेस, ये वहाँ से आया हुआ है, ये आपका ये भी +2 का पार्ट है। देखो बेसिक्स वाली चीज़ जब आ जाती है ना, बात जहाँ भी आ जाती है, तो बेसिक्स हम
कुछ चीज़ों को लेके तो ये तक कह देते हैं 9-10 के का बेसिक्स, है ना, बेशक 8th नहीं बट 9-10 से बहुत सी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपका 9th 10th 11th 12th 4 चीज़ अच्छे से प्रिपेयर नहीं है ना, बेस मजबूत, नींव आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आगे के टॉपिक समझ नहीं आते। इसीलिए अगर मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है प्रिपरेशन के लिए, मैम एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सी बुक तैयार करें, तो मैं उसको सबसे पहले ये कहती हूँ, भाई सबसे पहले तो अपना बेस तैयार करो, क्योंकि यूजुअली बच्चों के बेस के तोते उड़े होते हैं। इन शॉर्ट अगर कहना चाहिए, पूछ लो उनको, बेसिक्स पूछो, कुछ नहीं पता होता। तो हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं, नो आई वोंट से, बट इन जनरल मैंने ये कहा है, क्योंकि मेहनत करके पढ़ने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स रह गए हैं। पहले ज़्यादा पढ़ते थे, है ना, पहले अच्छे मार्क्स भी कम आते थे, तो बच्चे उस हिसाब से मेहनत करते हैं। और जब से कोरोना आया तब से तो वैसे ही सबको प्रमोट किया जा रहा है। एंड फ्रैंकली टेलिंग, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, प्रमोशन जो इस तरह से कर दिया जाता है ना स्टूडेंट्स को। उसका रीज़न क्या है, बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं एंड सीखने को कुछ नहीं मिलता उनको। अभी उनको नहीं पता लग रहा है, बट इन फ्यूचर जब उनको किसी कंपटीशन में कम्पीट करना होगा तो डेफिनेटली पता होगा, लगेगा उस टाइम कि हाँ हमने क्या मिस किया। क्योंकि जब तक सिर पे तलवार नहीं लटकती कोई बच्चा नहीं पढ़ाई करता। ठीक है, चलिए जी आगे करते हैं। ये हमारा एक पूरा टॉपिक हुआ जूल्स लॉ। अब अगला टॉपिक है इसमें जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पे बेस्ड। ठीक है, चलो जूल थॉमसन, अच्छा कोएफिशिएंट से पहले हम जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पहले जूल्स लॉ पढ़ा, फिर जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर कोएफिशिएंट एंड आगे उसके कुछ रिलेशंस हैं वो भी पढ़ेंगे। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है? ऑब्वियसली बात है, आपने जूल्स लॉ पढ़ा ना आइडियल गैस के लिए, ये आपका रियल गैस के लिए, कि कोई रियल गैस किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप उसको अलाउ करोगे कि वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड करे। एडियाबेटिकली का मतलब क्या है कि आपका इंसुलेशन होगा, कोई चेंज नहीं होगा, किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं होगा, ना हीट और ना मैटर का। ठीक है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेगा थ्रू अ पोरस पार्टीशन इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इट इज एकम्पनीड बाय कूलिंग। ये आप जूल थॉमसन इफेक्ट भी पहले पढ़ चुके हो, बट हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर पे कोई रियल गैस एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली, एक पार्टीशन से पास करके, वो कहाँ जा रही है, लो प्रेशर वाले एरिया में जा रही है, तो वो गैस क्या हो जाएगी, उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। इट इज एकम्पनीड बाय कूलिंग। बट एक्सेप्शन है फॉर 2 गैसेज, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो कूलिंग के बजाय हीटिंग शो करती हैं। तो अभी हमें पता लगेगा वो कूलिंग के बजाय हीटिंग क्यों शो करती है। जूल थॉमसन इफेक्ट जब हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे फिर पता लगेगा। तो ये जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको बताया, दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट, कि कोई गैस जब एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली इनटू अ लो प्रेशर, वो एक्सपेंड कर रही है और रियल गैस है वो, ठीक है, एट कांस्टेंट या कांस्टेंट नहीं कहना चाहिए, एट सर्टेन प्रेशर, तो इट इज एकम्पनीड बाय कूलिंग एंड दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, लिक्विफिकेशन जो प्रोसेस है ना वहाँ ये यूज होता है। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को लेके। तो एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी क्या है, कि हमें पता है कि प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक, तो यानी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। Q इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर से आप क्या लगाओगे, फर्स्ट लॉ, बार बार ये जो रिलेशंस है ना बार बार यूज होते हैं। तो फर्स्ट लॉ आपने लगाया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का Q प्लस W आ गया। ठीक है, Q आपका जब आपको पता है कि 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क। ठीक, दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पे दोनों साइन, देखो बहुत जगह साइन कन्वेंशंस या चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपनी तरफ से साइन लगाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ किया है, दोनों साइड हमने नेगेटिव साइन ले लिया है। उसका रीज़न क्या है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का आई होप आप लोगों को पता होगा, हीट इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब, है ना, राइट, ऐसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, उसको लेके है। तो अंडर एडियाबैटिक कंडीशन क्या है, सिस्टम आपका एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हीट, कहाँ से, सराउंडिंग से। ठीक है, क्यों, क्योंकि हीट एक्सचेंज तो हो नहीं रही है, तो वो बाहर से तो कोई एनर्जी किसी भी फॉर्म में, हीट फॉर्म में नहीं ले सकता है, तो क्या करेगा, वर्क तो उसको करनी है। वर्क डन जो उसका होगा या वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वो कैसे होगा, अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो जब आपकी गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिकली, इंटरनल एनर्जी क्या होनी चाहिए, अब वो इंटरनल एनर्जी का अगर यूज हो रहा है, अभी खुद की एनर्जी जो है, सपोज करो, इन जनरल भी सोचो यार, बॉडी की आपकी एनर्जी अगर यूज हो रही है तो क्या होगा, उसमें कमी तो आएगी ना। दैट्स द सेम थिंग कि एडियाबेटिकली गैस आपकी एक्सपेंड कर रही थी, इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होगी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हुई मतलब टेम्परेचर फॉल करेगा। टेम्परेचर फॉल करेगा तो जाहिर सी बात है कूलिंग आप ऑब्जर्व करोगे उस गैस की, उस रियल गैस की जिसको कि आप स्टडी कर रहे थे, जो गैस आपकी एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपकी एक्चुअली यूज कहाँ हो रही है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना उन गैशियस मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, जब एक्सपेंशन हो रही है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस के बीच में, एक्सपेंड करना है, तो जाहिर सी बात है उन फोर्सेस को कम करना पड़ेगा, तभी गैस एक्सपेंड करेगी ना। तो वो उसके लिए एनर्जी या तो सराउंडिंग से लो आप, हीट एनर्जी या जो भी आप एनर्जी की फॉर्म में
एक्सेप्ट करना चाहते हो, ठीक है, एब्जॉर्ब करना चाहते हो, बट ये एडियाबैटिक कंडीशन में हो रहा है आपका ये पूरा प्रोसेस, तो सराउंडिंग से आप कुछ ले नहीं सकते, तो क्या करोगे, अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करोगे। इंटरनल एनर्जी का यूज़ किया तो टेम्परेचर फॉल कर गया एंड गैस जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो दैट इज एकम्पनीड बाय कूलिंग, ठीक है, वो प्रोसेस आपका जो है इट इज एकम्पनीड बाय कूलिंग, ठीक है। ओके, ये है आपका जूल थॉमसन इफेक्ट। अब इसी एक्सपेरिमेंट को या इसी जो जूल थॉमसन आपका इफेक्ट आपने जो पढ़ा, इस एक्सपेरिमेंट को हम अगर ये प्रूव करना चाहें कि इट इज, ये आइसेंथैल्पिक जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली आइसोएंथैल्पिक है, दो वॉवल्स एक साथ नहीं आते, तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। मतलब एंथैल्पी का मतलब क्या है, आप एच डेल्टा एच चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी नहीं होगी, यानी कहने का मतलब है डेल्टा एच आपका जीरो होगा, इनिशियल और फाइनल जो आपकी एंथैल्पी की वैल्यू है वो सेम रहेगी। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, आगे ना मैंने कहा था ना ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, ये साइन कन्वेंशन जब तक नहीं पता होगा बात नहीं बनेगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी देर अभी हमने पहले पढ़ा ना, पी एक्सटर्नल डीवी पढ़ा था ना, उसको अगर आप इन शॉर्ट वैसे भी लिखना चाहो तो पीवी लिखते हो। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एट पिस्टन ए, इससे पहले मैं आपको एक बारी ये देखो डायग्राम दिखा देती हूँ। ये आपकी इंसुलेशन है, क्यों, क्योंकि आप एडियाबैटिक कंडीशन में करवा रहे हो ये एक्सपेरिमेंट। एक आपका चैम्बर ये है, एक आपका चैम्बर ये है, दो चैम्बर्स हैं, दोनों में प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एक साइड 1 एक साइड 2, जस्ट एक्सपेरिमेंट ये आप जो सेटअप है वो देख लो, दोनों साइड पिस्टन लगे हुए हैं, ठीक है, और सेंटर में आपका पोरस पार्टीशन है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब गैस एक्सपेंड करेगी, इंसुलेशन सब जगह है ही, ये पोरस पार्टीशन है, लो प्रेशर में एक्सपेंड करेगी, ठीक है, उसके बाद आपका जो चेंजेस सारे होने हैं, पूरा थॉमसन इफेक्ट जो आप स्टडी कर रहे हो वो है, ठीक। अच्छा जी, सॉरी यार यही हिल गया। तो उसके बाद वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर आप एट पिस्टन ए करवाते हो, ठीक है, पिस्टन ए जब आपने अंदर की साइड को मूव किया तो क्या होगा, P1 V1 आपका वर्क डन है, ये ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आता है साइन कन्वेंशन के लिए। फिर वर्क डन बाय द सिस्टम एट पिस्टन बी, वर्क डन, ये पिस्टन ए हो गया, पिस्टन बी हो गया, वर्क डन इस पे आपने किया, और सिस्टम से जब जाहिर सी बात है इधर से आप प्रेशर डालोगे, ये प्रेशर बाहर की साइड जाएगा ना, इसलिए आपको मैंने ये कहा था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। पिस्टन ए पे हमने प्रेशर लगाया तो आपका वर्क डन हुआ P1 V1, वर्क डन सिस्टम ने किया किस पे, पिस्टन बी पे, तो -P2 V2, ठीक है। अच्छा, नेट वर्क डन क्या होगा, जाहिर सी बात है दोनों का सम, तो नेट वर्क डन में आपने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, और ओवरऑल आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में हीट एनर्जी, मतलब हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि एडियाबैटिकली आप करवा रहे हो, तो Q 0 है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W रहेगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर सकती हूँ, क्या किया मैंने, डेल्टा U को पुट कर दिया ये। अब आप साइन कन्वेंशन के लिए आप इसको अगर एडजस्ट करोगे, P1 V1 माइनस P2 V2 आया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड उसको आप फर्दर जब डिराइव करना चाहते हैं, एक्चुअली आपको चाहिए क्या, एंथैल्पी, आपको प्रूव करना है कि एंथैल्पी इसमें चेंज नहीं हो रही है, डेल्टा एच आपका जीरो है, तो आप इसको भी ओपन अप करके लिख सकते हो, डेल्टा यू को U2 माइनस V1 U1, एंड ऐसे इस साइड। अब इनिशियल स्टेट्स और फाइनल, ये 1 2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स है, इनिशियल स्टेट्स को आप एक साइड ले जाओ, फाइनल स्टेट्स को आप एक साइड ले जाओ, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, तो यानी U प्लस PV क्या है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एंथैल्पी, एंथैल्पी आपका क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। उसकी वजह से आपका यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया, H2 इक्वल टू H1, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो रहा, सो इट इज एन आई कैन से आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, देखो आज के लेक्चर में हमने आज के लेक्चर में पढ़ा जूल्स लॉ, फिर उसके बाद हमने उसकी रिजल्ट्स डिस्कस किए, थर्मोडायनेमिकली उसको डिराइव किया, देन हमने जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा, एंड उस पूरे एक्सपेरिमेंट को भी जो आपका सेटअप था उसका हमने सेटअप के साथ साथ वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है और उसमें एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है, ये स्टडी किया, ठीक है। ठीक है गाइज, आज के लेक्चर के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऐसा करती हूँ, हाँ, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसको मैं सोच रही हूँ कि अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और इसको तभी पढ़ना जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कि फिर बाउंसर जाएगा, कुछ चीज़ें पता नहीं लगेगा क्या माइनस क्या प्लस, राइट। सो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन रोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और पढ़ते जाओ, है ना। एंड यस, न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर की कोई रेजोल्यूशन या कुछ सोचो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी हम न्यू ईयर पे सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे, कुछ देखते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है यार तो आप भी बता सकते हो कि न्यू ईयर पे कुछ क्या नया किया जा सकता है, क्योंकि हमारी कीमोफिलस जो फैमिली है, कीमोफिलस हमारी ऑब्वियसली फैमिली है ना, ये आप और हम सारे जितने व्यूअर्स हैं, और चाहे मैं हूँ चाहे हम सारे, तो क्या ऐसा किया जा सकता है, उसकी सजेशन ज़रूर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।